इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में समझा और किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्जिंग किया जाता है और साथ ही कूलम्ब्स लॉ के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। आज उससे संबंधित कुछ आईआईटी के जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखें इन क्वेश्चनों से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्मॉल बॉल ऑफ मास दिस, ए छोटा सा बॉल है जिसका मास 10⁻³ kg 2 into having a charge of 1 microcoulomb is suspended by a string of length this. Another identical ball having the same charge is kept at the point of suspension. Determine the minimum horizontal velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution. सबसे पहला न्यूमेरिकल में यह जरूरी होता है कि आप क्या पूछा जा रहा है और क्या कहा गया है उसको आप अच्छी तरह समझें। तो न्यूमेरिकल बनाने के पहले आप एक बार, दो बार, तीन बार तब तक इसको पढ़ें जब तक कि क्लियर नहीं हो जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या निकालना है और एक किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है। अब इसमें हम देखें जो दिया हुआ चीज है इसमें एक स्ट्रिंग है 0.8 मीटर का, यानी एक स्ट्रिंग 0.8 मीटर का, और इस स्ट्रिंग से एक मास लटका है। ये मास, दिस मास इज 2 into 10⁻³ kg और इस पर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम्ब, यानी Q = 1 माइक्रोकूलम्ब। अब फर्दर इसमें कहा गया है कि अनदर आइडेंटिकल बॉल, एग्जैक्ट इसी प्रकार का बॉल, हैविंग द सेम चार्ज इज केप्ट एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां पर भी एग्जैक्ट सेम चार्ज वाला बॉल, आइडेंटिकल बॉल यहां पर रखा जाता है। डिटरमिन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विथ विच शुड बी इम्पार्टेड टू द लोअर बॉल। कितना मिनिमम वेलोसिटी इसको दिया जाए, सपोज भी दिया जाए, कितना मिनिमम वेलोसिटी इसको दिया जाए कि यह जस्ट ये अपना रिवॉल्यूशन पूरा कर ले, इस सर्किल में रिवॉल्यूशन पूरा कर ले। फिर से इसको देखें, एक 0.8 मीटर का स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग से एक बॉल लटकाया गया है जिसका मास ए है, जिसका चार्ज दिस है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर भी आइडेंटिकल बॉल और सेम चार्ज का बॉल स्टिक कर दिया गया। अब कितना इसको वेलोसिटी दिया जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कि एक सर्किल ये पूरा कर ले, ये सर्कुलर मोशन पूरा कर ले। अब इसमें दो बातें हैं। क्लास 11 में आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, और सर्कुलर मोशन को आप यदि याद करें उसमें एक मास एल लेंथ के स्ट्रिंग से यदि लटकता है, एक मास एल लेंथ के स्ट्रिंग से यदि लटकता है और भी वेलोसिटी से चलता है, तो यह अपर पॉइंट को केवल तभी पार कर पाएगा जब इसका वेलोसिटी 5 GL के बराबर हो। मिनिमम वेलोसिटी 5 GL, यानी दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन √5 GL, एल जबकि इसका लेंथ है।
ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यह होता है कि लोअर पॉइंट पर यदि v वेलोसिटी है तो इसका काइनेटिक एनर्जी mv², और चूंकि पूरी तरह ग्रेविटी में है और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी इसमें टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस बिंदु पर यदि विचार करें तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी L प्लस L 2L यानी mg/2L, इतना पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में से इतना पोटेंशियल बन जाता है, और शेष काइनेटिक रहेगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी u है तो दिस इज हाफ mu²। अब ये दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ये दोनों एनर्जी बराबर, दिस मीन्स हाफ mv² यानी यहाँ का एनर्जी प्लस 2mgl प्लस हाफ mu², यानी यदि m को काट दें हम तीनों में और 2 से गुना कर दें तो v² इज इक्वल टू 4gl प्लस u², यानी u² का वैल्यू निकाल सकते हैं। u² इज इक्वल टू v² माइनस 4gl। अब यहाँ का वैल्यू यदि e हो u, तो इसका वेट मास mg नीचे काम करेगा और टेंशन, इस स्ट्रिंग का टेंशन नीचे काम करेगा, यानी T प्लस mg जो नीचे लग रहा है ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, दैट इज mu²L। अब यह ऑब्जेक्ट कभी तभी सर्कुलर मोशन कर पाएगा जब टॉपमोस्ट पॉइंट पर इस स्ट्रिंग का टेंशन या तो 0 हो या 0 से अधिक हो, 0 हो या 0 से अधिक हो, यानी T मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि 0 होता है, चूंकि मिनिमम वैल्यू v का निकालना है, तो 0 यदि होता है तो mg इज इक्वल टू mu² अपॉन L, mm कैंसिल, यानी u² इज इक्वल टू gl। अब इस u² इज इक्वल टू gl को यहाँ यदि पुट करें तो gl इज इक्वल टू v² माइनस 4gl, दिस मीन्स v इज इक्वल टू √5gl। अब मिनिमम इतना वेलोसिटी यहाँ होना चाहिए, तभी यह सर्कुलर मोशन पूरा करेगा। अब बहुत ही आसान हो गया। अब इसको आगे इसी आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में दिया गया है, परंतु इसमें सर्कुलर मोशन जो मैकेनिक्स का चैप्टर है उसका भी कॉन्सेप्ट लागू होता है और आना चाहिए भी। अब देखें, मान लीजिए v वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये जब अपर टॉपमोस्ट पॉइंट पर रहता है तो इस समय इसकी वेलोसिटी सपोज u है। अब यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू 2mg, यहाँ पे 0.8 यानी L इसको मान लें, दिस इज L, L इज इक्वल टू दिस, तो 2mgl प्लस हाफ mu²। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से मैंने निकाला, mm को कैंसिल कर दीजिए, यानी v² इज इक्वल टू 4gl
4gl प्लस यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस 4gl। अब जब यह पार्टिकल अपर पॉइंट पर होता है तो इसका वेट नीचे काम करेगा, यानी mg प्लस टेंशन फोर्स जो इस स्ट्रिंग में है वह नीचे काम करेगा, और इस दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। चूंकि ए पॉजिटिव चार्ज Q है, दिस इज ऑल्सो Q, सेम चार्ज, और इसके बीच का दूरी है L, तो एक रिपल्सिव फोर्स इस पर ऊपर की ओर काम करेगा, दैट इज F, और F इज इक्वल टू Q, दिस चार्ज इज Q 1 माइक्रोकूलम, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर। अब यहाँ का नेट फोर्स यदि निकालें, चूंकि सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, यू वेलोसिटी है मतलब सेंटीपिटल फोर्स चाहिए यहाँ, तो दिस इज T प्लस mg माइनस Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। यहाँ का इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन निकालें। अब चूंकि मिनिमम वेलोसिटी भी मांग रहा है, मिनिमम वेलोसिटी जिसमें जस्ट t जब जीरो होगा, t जब जीरो होगा या t जीरो से बड़ा होगा, केवल तभी ये पूरा सर्कुलर मोशन पूरा कर सकता है, और मिनिमम वैल्यू के लिए t इज इक्वल टू 0, यानी दिस t 0, तो mg माइनस Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर इज इक्वल टू ml U स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस 4gl डिवाइड बाई L। अब v चूंकि वेलोसिटी निकालना है इसलिए L सारे को इधर ले आएंगे, यानी दिस इज mgl माइनस Q स्क्वायर L बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R L स्क्वायर, m को यदि इधर लाएं तो दिस m एंड दिस m इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4gl। ठीक है, अब m कैंसिल करें तो यहाँ gl बचेगा, 4gl आएगा इधर, 5gl हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl माइनस 4gl 1gl 5gl माइनस L कैंसिल होगा, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 L m। अब इसमें वैल्यू यदि हम पुटअप करें तो GL 0.8 गुने 10, यानी दिस इज 5 इंटू 10 इंटू 0.8। यहाँ वैल्यू पुटअप करें 1 माइक्रोकूलम Q का चार्ज, यानी दिस इज 10 टू द पावर माइनस 12, 1 माइक्रोकूलम यानी दिस इज 10 पावर माइनस 6 कूलम। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो प्रयास करेंगे जितने भी टर्म्स है वो सबको एक यूनिट में लाने का, एक सिस्टम में लाने का। जैसे यदि एसआई यूनिट में हम निकालना चाहते हैं तो सभी एसआई यूनिट में ही आनी चाहिए। तो माइक्रोकूलम को कूलम में हमने बदला
और इसका स्क्वायर करने पर 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर यानी 10⁻12 एंड 1/4πε0। पिछले बार हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई L यानी 0.8 इंटू M मास हमने यहाँ पर दिखा था, दिस इज 2 इंटू दिस 2 इंटू 10⁻³ kg। अब दिस इज 40, 8 × 5 = 40, 10 40 माइनस, अब दिस पावर -3 कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई 1.6। ए कैलकुलेट करके लगभग दिस इज 34, अबाउट 34.4, और इसको यदि हम अंडर रूट करें यानी दिस इज V इज इक्वल टू अंडर रूट 34.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम समझेंगे। पहले हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉल लटका हुआ है जिसका मास A है, जिसका चार्ज A है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर आइडेंटिकल बॉल विथ सेम चार्ज यदि फिक्स कर दिया गया तो यहाँ मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है जिससे कि पूरा सर्कुलर मोशन हम पूरा कर लें। तो ये सर्कुलर मोशन में याद रखेंगे ये तभी कंप्लीट कर पाएगा जब यहाँ पर t या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, परंतु मिनिमम भी निकालने के लिए t इक्वल टू 0 रखेंगे और t इक्वल टू 0 रख के v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो सर्कुलर मोशन हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था और इसमें मात्र अंतर यही है कि सर्कुलर मोशन में mg प्लस t केवल नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, इसमें चूंकि चार्ज दिया है रिपल्सन फोर्स भी ऊपर इसको इसके साथ कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये रहा। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक जरूरी बात यह शेयर करना चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिस जरूरी है। न्यूमेरिकल पढ़ना, उसको समझना, ड्राइंग के माध्यम से उसको प्रोजेक्ट करना और उसको सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आप सीख नहीं पाएंगे। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन था, ईयर तो मैंने नहीं लिखा इस पर, परंतु ये सभी चारों क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं। अब इस पर आए, 1996 में IIT में आया वो क्वेश्चन है, 2 isolated metallic solid spheres of radii r and 2r are charged such that both of these have same charge density. The spheres are connected by a thin conducting wire. Find the new charge density on the bigger sphere. दो स्फीयर है, दो स्फीयर, एक स्फीयर जिसका रेडियस r है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक दूसरा स्फीयर है जिसका स्फीयर 2r, रेडियस 2r है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस दोनों स्फीयर को तार से, वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद बिगर स्फीयर पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये निकालना है हमें। अब इसमें इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग मेटल्स का स्फीयर पर चार्ज के बारे में, लेकिन
चूंकि मेटेलिक स्फीयर है, मेटल स्फीयर पर जब भी चार्ज हम देंगे तो सभी टोटल चार्ज केवल सरफेस पर ही होता है, अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है। चूंकि पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि एक स्फीयर पर यदि इसको चार्ज क्यू देते हैं तो इसका ई और भी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r² होता है सरफेस पर, और V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r²। अब इसमें यदि इस स्फीयर के अंदर हम चलें तो E सभी जगह 0 होता है और V कांस्टेंट होता है। ये हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। यहां पे जो भी चार्ज है सब सरफेस पर है। सरफेस एरिया इसका 4πr²। यदि इससे सिग्मा यानी चार्ज सरफेस एरिया डेंसिटी से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये चार्ज हो जाएगा जो इस पर है, स्फीयर 1 पर है। इसी तरह यहां पर 4πr चूंकि 2r² है, यानी दिस 4 में यदि सिग्मा से गुना करें तो यह चार्ज Q हो जाएगा। यानी दोनों चार्ज को मिला दिया जाए Q1 प्लस Q2 तो Q चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 एंड दिस 5, यानी 5 इंटू 4πr² सिग्मा। ये टोटल इतना चार्ज दोनों मिला के। अब कहा जा रहा है कि इसको हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं। यदि किसी दो कंडक्टर को यदि हम कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो तब तक इसके बीच चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अर्थात कनेक्टिंग वायर जब हम लगाएंगे तो इस पर जो चार्ज होगा और इस पर होगा वही होगा जो दोनों पोटेंशियल को बराबर करते हैं। अब मान लीजिए कि कनेक्ट होने के बाद इस पर चार्ज Q1 डैश हो गया और इस पर चार्ज Q2 डैश हो गया। अब पोटेंशियल यदि हम निकालना चाहें तो इसका पोटेंशियल होगा Q डैश 4πε0r और इसका पोटेंशियल दिस इज Q2 डैश 4πε0 यानी दिस इंटू 2r। अब इस दोनों को हम देखें इक्वल करें तो दिस कैंसिल हो सकता है। अब Q2 डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश, यानी छोटे वाले इस पर जितना चार्ज होगा आफ्टर कनेक्टिंग विथ ए कंडक्टिंग वायर, इस पर जितना चार्ज होगा इसका दोगुना इस पर चार्ज होगा। यानी इस पर यदि Q1 डैश चार्ज है Q1 डैश तो इस पर 2Q1 डैश चार्ज होगा, यानी Q2 डैश इज इक्वल टू 2Q1 डैश, यानी टोटल चार्ज विल बी 3Q1 डैश। या हम कह सकते हैं टोटल चार्ज विल बी Q2 डैश इस पर है, यानी इस पर इसका आधा होगा Q2 डैश बाई 2, यानी 3Q2 डैश बाई 2। अब टोटल चार्ज को हम यदि 3Q2 डैश बाई 2 कर दें, इस टोटल चार्ज को 3Q2 डैश बाई 2, तो Q2 डैश निकाला जा सकता है, यानी Q2 डैश दिस मीन्स इस पर जो चार्ज है Q2 डैश दिस इज इक्वल टू
10/3 4πr² इंटू 4πr² सिग्मा। एक Q2 डैश चार्ज यानी बड़े वाले पर चार्ज हो गया। अब यदि इसका फाइनल चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें, सपोज फाइनल चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश ऑन बिगर स्फीयर, तो दिस इज Q2 डैश चार्ज और इसका सरफेस एरिया यानी 4πε0 4πr² r², लेकिन 2r है तो इसको 4 करेंगे। दिस इज Q डैश में 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो 10/3 इंटू Q2 4πr² सिग्मा डिवाइडेड बाई 4πr² इंटू 4। अब यहां देखें 4 दिस कैंसिल 10/3 and this is 4, यानी सिग्मा डैश इज इक्वल टू 10/12 सिग्मा। 10/12 सिग्मा हमें निकालना है। फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन द बिगर स्फीयर। चार्ज डेंसिटी बिगर स्फीयर, दिस विल बी 5/6 इंटू सिग्मा। सिग्मा जबकि इनिशियल जो चार्ज डेंसिटी था वो था, सिग्मा दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट फिर से हम देख लें। कॉन्सेप्ट यह है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज हमेशा उसके सरफेस पर होता है, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने यह निकाला कि जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसको यदि इसके सरफेस एरिया से गुना कर दिया जाए तो इस पर टोटल चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर हमने कैलकुलेट किया Q1, इस पर किया Q2। दूसरा यह है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर को यदि किसी कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ते हैं तो तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होने के बाद हमने मान लिया कि इस पर Q1 डैश चार्ज बचा और इस पर Q2 डैश बचा। इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर, दोनों का पोटेंशियल बराबर, यानी Q1 और Q2 का, Q1 डैश और Q2 डैश का हमने रेशियो निकाला और इसे कैलकुलेट किया कि इस दोनों चार्ज मिलाकर या तो 3Q1 डैश होगा या 3Q2 डैश बाई 2 होगा। अब कनेक्ट करने के पहले का टोटल चार्ज हमें पता है दिस, कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज दिस। चूंकि चार्ज कंजर्वेटिव होता है, चार्ज को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही क्रिएट कर सकते हैं, इस स्थिति में इस दोनों को इक्वेट हम करते हैं और इक्वेट करके Q2 का वैल्यू, Q2 डैश का वैल्यू निकालते हैं जो बिगर स्फीयर पर टोटल चार्ज है। अब बिगर स्फीयर पर टोटल चार्ज मिल गया, तब चार्ज का डेंसिटी, चूंकि जो भी चार्ज रहेगा सब सरफेस पर होगा, अतः इस पर डेंसिटी चार्ज का सिग्मा डैश Q2 डैश यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया, यानी Q2 डैश को ये सिग्मा डैश को सिग्मा के फॉर्म में 5/6 सिग्मा, ये हुआ चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
A thin ring of radius 1 meter has a positive charge 10 to the power 5 coulomb uniformly distributed over it. Particle of mass 0.9 gram and having a negative charge 10 to the power minus 6 coulomb is placed on the axis at distance 1 meter from the center of ring so that the motion is SHM and calculate the time period. इसमें देखिए आगे हम लोग रिंग चार्ज्ड रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। उसी से रिलेटेड है जिसमें एक रिंग है इस तरह का, एक रिंग है। इस रिंग का रेडियस 1 मीटर कहा जा रहा है, 1 मीटर, और इस एक्सिस से 1 मीटर की दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब है और इस रिंग पर टोटल चार्ज 10 टू द पावर 5 कूलम्ब है। ये जो पार्टिकल है इसका मास m इज इक्वल टू 0.9 ग्राम है और 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। सो दैट द मोशन इज SHM, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। देखिए इस तरह के सवालों में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज है। देखने से ही लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। कूलम्ब्स लॉ से हम सोचे तो इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जब ये पार्टिकल चलेगा तो चूंकि इस पार्टिकल पर इस तरह फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। इस एक्सेलरेशन के कारण इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते इसके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी मिल जाएगा यानी इनर्शिया मिलेगा। इस इनर्शिया के कारण बहुत दूर तक पीछे भी जाएगा, तब तक जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। फिर यहां निगेटिव आ जाएगा चार्ज, यहां पॉजिटिव, यानी इस तरफ F लगेगा और यह पार्टिकल फिर लौटेगा। तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यहां से यहां तक दूरी 1 मीटर है तो 1 मीटर इधर भी आ जाइए, 1 मीटर टू 1 मीटर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। परंतु इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट द मोशन इज SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आप याद करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन में हम यह देखते हैं कि पार्टिकल यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी नेट फोर्स जहां 0 लग रहा है, इस केस में नेट फोर्स 0 जब यहां पार्टिकल रहेगा तब लगेगा इस सर्किल के सेंटर पर। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इनफिनिटेसिमल, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तब जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, वह SHM कहलाता है। एक कंडीशन है SHM के लिए, कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट होने पर पार्टिकल पर लगता हुआ फोर्स F सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। साथ ही यह भी होता है कि यह x जो है छोटा हो, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इक्विलिब्रियम से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट।
यहां हम देख रहे हैं कि 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 मीटर है सर्किल का रेडियस, और इतना ही दूरी पर ये है। यदि इतना दूरी से पार्टिकल को छोड़ा जाए, इतना दूरी से छोड़ा जाए, तो एसएचएम काफी कॉम्प्लेक्स होगा। एसएचएम तो करेगा ही नहीं, एसएचएम नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी एसएचएम, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मोशन होगा। तो एसएचएम के लिए जरूरी है कि इस पार्टिकल से बहुत कम दूरी से ही इस पार्टिकल को छोड़ा जाए और इसको ऑसिलेट कराया जाए। तो ये जो डाटा दिया है, इस डाटा का कोई उपयोग नहीं है मेरे द्वारा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट द मोशन इज इन एसएचएम। तो इस डाटा को हटाते हैं 1 मीटर को, और हम यह कहते हैं कि x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक पॉइंट P है, और P पर ही यह निगेटिव चार्ज है जिसका मास A है। ये निगेटिव चार्ज है, इसका मास A है। अब स्मॉल डिस्टेंस पर जब है तो इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि इस सर्किल पर यहां यदि लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, और मान लीजिए कि मैं ds एक छोटा सा पार्ट में लिया, तो लैम्डा इंटू ds, और यह निगेटिव चार्ज के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यदि ये थीटा हो तो f cos थीटा होगा। इसी तरह से इसका भी f cos थीटा होगा, यानी 2f cos थीटा से यह फोर्स इस तरफ अट्रैक्ट होगा, एक फोर्स लाएगा जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। यदि एसएचएम है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का लाएगा। अब थीटा को लिख सकते हैं 1, और a चूंकि डिस्टेंस हमने x कहा, तो ये डायगोनल होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायगोनल होगा, यानी cos थीटा दिस इज x बाई दिस। अब f को निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लैम्डा जो है पूरे सर्किल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब भी इस फोर्स का हम कंपोनेंट लेंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट होगा यह एड अप होगा। तो इसको हम देखें, यदि f यहां कैलकुलेट करें तो f विल बी लैम्डा ds यहाँ का चार्ज गुने दिस चार्ज, सपोज q है चार्ज जो -6 के बराबर है, तो दिस इंटू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिस स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा यानी दिस अपॉन दिस, यानी x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फोर्स होगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 x 1 बाई एक्स स्क्वायर का 3/2 और इंटू लैम्डा ds। अब चूंकि केवल इसके लिए निकालें तो इसको छोटा फोर्स dfx कह सकते हैं। अब fx यदि निकालना हो, टोटल फोर्स जो सेंटर की ओर जाए, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है, यदि x को हम फिक्स करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, हम a निकालना चाहते हैं तो दिस इंटू ds।
यानी Fx इज इक्वल टू Q बाई 4πε0 x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 3/2 and this lambda into ds ds means 2 pi r यानी टोटल चार्ज q दिया हुआ 10⁵ कूलम्ब। यानी इसको हम लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 4πε0 x बाई दिस x बाई, अब नीचे हम देखें ये 1 मीटर रेडियस है और x डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू दिस। SHM के लिए x को बहुत छोटा होना है, यानी x मस्ट बी वेरी 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 स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r। इस स्थिति में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x नेग्लिजिबल है, यानी दिस इज 1। यानी Fx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं q 4πε0 टू x। अब चूंकि x ये जो फोर्स लग रहा है Fx ये निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है Fx इज इक्वल टू माइनस q इंटू क्यू, यानी 10⁵ कैपिटल Q का वैल्यू इंटू 10⁻⁻6 4πε0, यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू x। अब यहां देखें 10⁻6 9 यानी 3 हो जाएगा, 3 5 3 8, यानी दिस इज 9 इंटू 10⁸ -1 8, और दिस इंटू x। अब कूलम्ब मीटर 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 मीटर, यस यस। अब यहां पर k इज इक्वल टू f इज इक्वल टू माइनस kx लिखते हैं, इसलिए k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸, 9 इंटू 10⁸। k यानी फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸। अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, चूंकि जैसे ही हमने f इज इक्वल टू माइनस kx यानी Fx इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10⁸ इंटू x कर दिए, दिस मीन्स यह मोशन SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, f इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में आ गया। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, दिस इज 2π√m मास 9 ग्राम, 9 ग्राम मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻4 kg, ऐसा यूनिट में kg अपॉन 9 इंटू 10⁸। अब दिस इज 2π 8 4 12 10⁻⁻12, m k is this k 9 to 10, okay, this means time period is 2π 10⁻⁻6.
this much fx q dx। चलिए ओके बच्चों, एक समय का थोड़ा अभाव है, ऑफिस जाने का भी वक्त है। इस लौटने के बाद 1 और प्लस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं आईआईटी के, उस सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज ही लेक्चर नंबर 3 में। Okay, have a good day.